नमस्कार। आज के इस दौर में युद्ध बहुत तेजी से फैल रहा है। युद्ध के नए नए क्षेत्र बनते जा रहे हैं। आपने यूक्रेन रसिया युद्ध तो देखा ही है, लगातार कितने सालों से चल रहा है। उधर फिर मिडिल ईस्ट में इजराइल भी लगातार युद्ध में लगा हुआ है। कुछ विश्लेषकों का मानना है आने वाले समय में ये युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच भी हो सकता है, और कुछ लोगों का मानना है कि ये युद्ध 2.5 भी हो सकता है, यानी भारत पाकिस्तान और चाइना। वाजिब है भारत एक तरफ होगा और एक तरफ चीन और पाकिस्तान होंगे। यहाँ पर 0.5 का मतलब है भारत में ही मौजूद कुछ ऐसे तत्व जो भारत का विरोध करेंगे। जी हाँ, और ऐसी बदलती परिस्थिति में भारत अपनी तैयारी को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहा है। भारत केवल पाकिस्तान पर ध्यान केंद्रित नहीं किया हुआ है। भारत को पता है कि यदि आने वाले समय में युद्ध हुआ तो वो निस्संदेह दोनों मोर्चों पर होगा, चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ। और इसी तैयारी में भारत जुड़ा हुआ है। इस बात को आज आपको समझना होगा कि युद्ध में सबसे बड़ी ताकत क्या होती है। केवल सेना नहीं होती है। वो जो आप बड़े बड़े जहाज देखते हैं, मिसाइलें देखते हैं, और न जाने कितने ड्रोन से लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की जाती है, सच्चाई यह है युद्ध के पीछे सबसे बड़ी ताकत ऊर्जा की होती है। निस्संदेह मनोबल तो अपने आप में सबसे बड़ी चीज है। मनोबल युद्ध को जीत और हार में तब्दील कर सकता है, लेकिन सबसे प्राइमरी चीज जो होता है वो ऊर्जा होता है। कोई भी देश की ऊर्जा जब तक होगी वो तभी तक युद्ध लड़ सकता है। यहाँ पर ऊर्जा जब मैं कह रहा हूँ तो इंसानी ऊर्जा की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं फ्यूल की बात कर रहा हूँ, मैं ईंधन की बात कर रहा हूँ। ना आपका एयरक्राफ्ट न 5th जनरेशन हो, न 6th जनरेशन हो, न आपके टैंक से लेकर के मिसाइल चलाने वाले गाड़ी से लेकर के बख्तरबंद गाड़ियाँ, कुछ नहीं चलेगी यदि आपके पास डीजल, पेट्रोल और एयरक्राफ्ट इंजन वाले ईंधन न हो। जी हाँ, तो युद्ध को बदल सकता है हार और जीत में यदि उसके किसी भी देश के ईंधन को आप रोक दिए या उसको खत्म कर दिए। भारत इस बात को जानता है और इस बात को चाइना भी जानता है। चाइना इस बात को जानता है, इसलिए चाइना अपना प्रेजेंस, अपनी उपस्थिति हिंद महासागर में लगातार बढ़ा रहा है, क्योंकि वो जानता है कि यदि कल को भारत के साथ युद्ध होता है तो भारत को एक एज है, एक अपर हैंड है हिंद महासागर में, और सारा का सारा एनर्जी पाइपलाइन जो है, जो एनर्जी का रास्ता है, वो हिंद महासागर से होकर ही गुजरता है जो चाइना तक पहुंचता है। आप इस बात को जानते हैं। यदि मैं फिगर पर आ जाऊं तो आप फिगर में इस बात को आप समझ सकते हैं, आप एकदम आसानी से समझ सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं, जरा फिगर में आप चीज को समझिए। देखिए ये है गल्फ कंट्रीज, यहां पर है, ये गल्फ कंट्रीज है, खाड़ी देश है जहां पर तेल है, तेल के पूरे भंडार है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है। यही ये तेल का अड्डा है, और ये तेल से यहाँ से होते हुए ऐसे बढ़ते हुए ये इधर से होते हुए मलक्का स्ट्रीट से होते हुए ऐसे होते हुए ये चीन तक पहुँचता है। चीन का लगभग 60% से ज़्यादा 70% तेल जो ऑयल है वो यहीं से इंपोर्ट होता है। बहुत बड़ा तेल उसका यहाँ से भी आता है, रसिया से भी आता है, लेकिन मेन रास्ता उसका वही, और इस रास्ते को वो सिक्योर करके रखना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि भारत के साथ यदि कल को युद्ध हुआ तो वो इस क्षेत्र में कुछ ऐसा काम कर देगा कि आप तक ऊर्जा नहीं पहुंच पाएगी, आपके सारे चीज फाइटर प्लेन्स धरे के धरे रह जाएंगे। और इसलिए उसने भारत को चारों बगल से घेरने का प्रयास किया, कम से कम हिंद महासागर में, ताकि वह अपने व्यापार को तो सुरक्षित रख ही पाए। क्योंकि देखिए केवल तेल ही नहीं है, इस रूट से वह देखिएगा यदि इधर से होते हुए, वह लाल सागर से होते हुए, स्वेज कैनाल से होते हुए, बढ़ते हुए वह यूरोप तक भी जाता है। इसी रूट में यदि आप देखेंगे तो वह यूरोप भी जाएगा। मतलब ये पूरा हिंद महासागर चीन को एक्सेस देता है, चीन को पहुंच प्रदान करता है अपने माल को भेजने के लिए यूरोप में अपने व्यापार के द्वारा, अफ्रीका में, यहाँ पर एशिया के अदर कंट्रीज में, खासकर वेस्टर्न एशिया में, और एनर्जी पाइपलाइन को भी सुरक्षित रखता है। इसी कारण से चीन ने बहुत पहले से यह प्रयास किया कि हिंद महासागर में हम भारत के डोमिनेंस को कम करें, भारत के प्रभाव को कम करें। और इसके लिए एक थ्योरी लाई गई जो बहुत पॉपुलर हुआ, जिसको कहा जाता है चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, मोतियों की माला। उसमें उसने क्या किया, भारत को लगभग चारों ओर से हिंद महासागर में घेर दिया। उसने कंबोडिया में अपना एक सेंटर बनाया,
वहाँ पर पोर्ट डेवलप किया, वहाँ मिलिट्री एक्टिविटीज़ कर रहा है। उसने म्यांमार में कायापियो में भी एक सेंटर बनाया। म्यांमार के नीचे में अंडमान निकोबार जब आप देखेंगे यहाँ पर तो एकदम एक छोटा सा टापू आपको दिखेगा, कोको आइलैंड, वहाँ पर उसने अपना निगरानी केंद्र खोल रखा है। फिर चटगांव बांग्लादेश में उसने डेवलप कर रहा है पोर्ट को। हम्बनटोटा जो एकदम श्रीलंका में है और उसको उसने लीज पर ले लिया है 99 साल तक। ग्वादर बंदरगाह को वो बना रहा है पाकिस्तान में, आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर इसी ढंग से उसने जिबूती और तंजानिया में भी कुछ कुछ सैन्य अड्डे और बेस कैंप बनाते जा रहा है। यानी वह चाहता है कि यदि भारत कल को हिंद महासागर में युद्ध के समय उसको रोकने का प्रयास करे, उसके व्यापार को और उसके एनर्जी सप्लाई को, तो वह यहीं से भारत को रोक दे। भारत इस बात को जानता है। भारत ने कई बार इस बात को कहा है कि चीन की यह पॉलिसी हिंद महासागर को अस्थिर कर सकती है और यहाँ पर अस्थिरता पैदा करते हुए युद्ध के वातावरण को क्रिएट कर सकती है। आज के तारीख में यदि आप थोड़ा नीचे जाइएगा तो आपको दिखेगा मालदीव। मालदीव भी आज के तारीख में चीन का एक चहेता जगह बनता जा रहा है और इसी चीज को भारत ने अब काउंटर बैलेंस कहा है। भारत ने कहा कि आओ अब तुम्हारे ही फील्ड में हम तुम्हें घेरें। तुम बहुत तेजी से बेटा आगे बढ़ रहे हो और तुम जो सोचते हो ना कि मैं हिंद महासागर में भारत को घेर लूंगा और युद्ध के समय भी हम तक सब कुछ पहुंचता रहेगा, तो तुम बेटा बहुत बड़े गलतफहमी में हो। मैं तुमको तुम्हारे घर में ही घेर दूंगा, तुम हिंद महासागर तक पहले पहुंच सकोगे तब तो। भारत बहुत तगड़े स्ट्रेटजी के साथ काम कर रहा है और इसी का परिणाम है कि भारत निकोबार में अपना दूसरा हवाई अड्डा खोलने जा रहा है, जो चीन का अब गले की हड्डी बनने वाला है। वहां पर पहले से ही एक सैन्य हवाई अड्डा है जिसको कहा जाता है आईएनएस बाज। हम उस पर चर्चा करेंगे, आईएनएस बाज पर, जो 2012 से एक्टिव है अंडमान निकोबार में, खासकर निकोबार आइलैंड पर वो मौजूद है। लेकिन उसके बाद भी, इतना होने के बावजूद भी भारत ने कहा अब हम दूसरा बनाने जा रहे हैं, एक छोड़ दो बेटा, अब हम दूसरा बनाएंगे। देखो ये जो ग्रेट निकोबार है, अंडमान निकोबार आइलैंड का सबसे निचला वाला पार्ट जो है वो ग्रेट निकोबार कहलाता है। ये ग्रेट निकोबार का तस्वीर है, बड़े पर्दे पर मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यदि आईएनएस बाज यहाँ पर है तो इसके एकदम नीचे, एकदम साउदर्न में, यहाँ पर भारत डेवलप करने जा रहा है अपना दूसरा हवाई अड्डा। यह होगा गलाथिया खाड़ी के पास। ये गलाथिया खाड़ी है, इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। गलाथिया थियारी के पास चिनगेन में, यहाँ पर एक चिनगेन एक जगह है, यहीं पर चिनगेन एक जगह है, यहीं पर भारत अपना दूसरा हवाई अड्डा खोलने जा रहा है। और इस बात को भी सुन लीजिए, ये दूसरा हवाई अड्डा जो होगा ना सर, वो इंडोनेशिया से मात्र 150 किलोमीटर दूर होगा। यानी मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, जरा समझिए इस बात को जरा समझिए। देखिए, ये है अंडमान निकोबार पूरा द्वीप समूह। सबसे ऊपर में उत्तरी अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, फिर साउथ अंडमान, ठीक है, फिर लिटिल अंडमान, फिर कार निकोबार और फिर ग्रेट निकोबार। ये लास्ट वाला जो ग्रेट निकोबार है, इसी में आईएनएस बाज है। और दूसरा भारत बनाने जा रहा है। अब उसका नाम रखा नहीं गया है, लेकिन भारत ने कहा हम दूसरा बनाने जा रहे हैं। इसके लिए टेंडर जारी कर दिया गया है। 6000 करोड़ से ऊपर का टेंडर होगा। बहुत सारी कंपनियों को कहा गया आप आइए, आकर बनाइए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से इंडोनेशिया की दूरी और भी ज्यादा कम हो जाएगी, 150 किलोमीटर। जरा इस बात को समझिए। अब क्यों महत्वपूर्ण है, जरा इसको समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, ये जो दूरी है, यहां पर आइए, चीन इधर से आते हुए, नीचे से पास करते हुए, यहां से मलक्का स्ट्रीट होते हुए यहां से निकलता है इसका सारा जहाज जो तेल लेकर के जाता है। चीन का ही नहीं, इस साइड के जितने भी देश हैं, कंबोडिया हो, लाओस हो, फिलीपींस हो या जापान हो, सबको जो एनर्जी सप्लाई होता है वह सऊदी अरब से लेकर के उसी मिडिल ईस्ट से होता है। वही वो रास्ता है, हिंद महासागर से ही आपको जाना पड़ेगा। और यही वो पॉइंट है। इसमें एक तरह से कहा जाए, यह वह नेक है, वह कोमल नस है, जिसको यदि भारत पकड़ लिया तो पूरा का पूरा चीन पर दबाव क्रिएट हो जाएगा। 100% इस बात को आप जान लीजिए। और चाइना में तो बाकायदा मलक्का सिंड्रोम भी है। चाइना शुरू से इस मलक्का सिंड्रोम से डरा हुआ। चीन को हमेशा लगता है कि कहीं भारत ने उसे यहां पर दबोच लिया, तब हम आगे कहां बढ़ पाएंगे। जो आगे बढ़ेंगे तब ना यहां पर चटगांव देखेंगे, तब ना हम कोको आइलैंड देखेंगे, तब ना हम
हम बन टोटा जाएंगे या कहीं जाएंगे, यदि भारत ने यहीं पर मुझे घेर लिया तब हम क्या करेंगे। और भारत इस बात को जानता है कि युद्ध आज नहीं तो कल होगा, ये सच्चाई है। युद्ध के बिना मनुष्य रह ही नहीं सकता है, और युद्ध विकास के लिए बहुत जरूरी। हिटलर ने कहा था, मैंने नहीं। लेकिन फिलहाल भारत युद्ध चाहता नहीं है, लेकिन यदि कोई करेगा तो शायद मुझे लगता नहीं है कि पीछे भारत हटेगा। इसलिए भारत इस बात को जानता है कि यहाँ पर वो अपनी उपस्थिति को बढ़ा रहा है। दूसरा बहुत बड़ा सैन्य अड्डा भारत यहाँ पर हवाई अड्डा क्रिएट करेगा, जो सैन्य गतिविधि को बनाएगा। अब देखिए यहाँ पर इस बात को समझिए कि ये जो ये पूरा का पूरा सुमात्रा क्षेत्र है, सुमात्रा का ये जो एरिया है, ये बांडा एच है। ये एच एक डिस्ट्रिक्ट है, और उसी में यहाँ पर जो कोना है ये बांडा एच का है। बांडा एच से जो जहाँ पर बनाया जाएगा कार निकोबार में, जो प्रस्तावित है जो एयरपोर्ट, वो मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी सिर्फ 150 किलोमीटर की है। और ये 150 का संकरा गड़ा जो गली है, यह चाइना के लिए आगे चल करके खतरा पैदा कर सकता है भारत। और इसी कारण से भारत ने काउंटर बैलेंस करने के लिए चाइना को कि तुम हमें जो घेरना चाह रहे हो ना बेटा, हम तुमको यहीं पर दबा देंगे आगे चल करके, और यह भारत कर रहा है। यहाँ पर आप इस बात को भी जाने, वो यह है कि जरा इस फिगर को, जरा फेड फिगर होगा लेकिन मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। देखो ये चाइना है, चाइना ये पूरा का पूरा ये चाइना है, ये समझिए। और चाइना ऐसे निकलता है, ऐसे होते हुए फिर ये नीचे आता है, और यहाँ से मलक्का स्ट्रीट होते हुए जो काला वाला आपको दिख रहा है, ये इसका लाइन जो है, ये इंडिया के नीचे होते हुए ये लाइन जो है इसका, ये लाइन जो बेसिकली है, ये जो काला लाइन है, ये इसने बना रखा है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, यानी इसको बना करके वो चारों बगल से भारत को घेर रहा है। लेकिन क्यों घेर रहा है? क्योंकि इसके पीछे ये जो लाइन है ना सर, ये है एनर्जी लाइन। ये एनर्जी लाइन है केवल चीन नहीं, इधर के सारे देशों के लिए। मतलब अपने एनर्जी लाइन को बचाने के लिए उसने उससे ऊपर क्या किया, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के तहत भारत को हिंद महासागर में चारों बगल से घेरने का प्रयास किया कि यहां तक कोई ना पहुंचे, हम यहीं पर काउंटर बैलेंस कर दें। समझ में बात आपको आ रहा होगा। और यही है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाला जो मैंने आपसे कहा, यहां पर इस सब ढंग से बना करके वो भारत को चारों बगल से घेरना चाहता है। इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि वह भारत को हिंद महासागर में दबाना चाहता है, अपने प्रभुत्व को बताना चाहता है। उसको ऐसा लगता है कि आने वाला समय में यदि युद्ध हुआ तो सबसे पहला उसका हथियार जो भारत यूज करेगा वो एनर्जी सप्लाई को रोकने के लिए करेगा। इसलिए उसने चारों बगल घेरा। ये है उसका ब्लू वाला लाइन, एनर्जी सप्लाई। इसलिए इसने इसके ऊपर में स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स करते हुए, यानी उस घेरे की नीति करते हुए भारत को चारों बगल से अपने मित्र राष्ट्रों के द्वारा कहीं पर सैन्य अड्डा, कहीं पर निगरानी तंत्र, कहीं पर कुछ, कहीं पर पोर्ट बना बना करके भारत को घेरना चाहता। तो भारत ने कहा कि बेटा तुम मुझे क्या घेरोगे, मैं तुम्हें यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। यहाँ पर ये अंडमान निकोबार है, ये वाला जगह, यहाँ पर मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। ये जो नीचे से तुम यदि आओगे, ये लाइन थोड़ा ऊपर दिख रहा है, अंडमान निकोबार का लाइन यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा ये फिगर, तो मैं तुम्हें इसी एरिया में घेर दूंगा। इससे आगे तुम क्या होगे, क्योंकि भारत का अंडमान निकोबार यहाँ तक है। और यही वो कारण है। अब ये कदम जो अभी जो न्यूज़ आ रहा है, इस न्यूज़ ने कहीं ना कहीं हड़कंप मचा दिया है हर तरफ। चाइना में हर तरफ ये बात शुरू हो गया है कि भारत तैयारी शुरू कर दिया। वाजिब है, किसी भी देश को अपना रक्षा करने का अधिकार है। इस मलक्का स्ट्रीट को आप इस आधार पर भी समझ सकते हैं कि माना जाता है कि प्रति वर्ष केवल मलक्का स्ट्रीट से 96,000 से ऊपर जहाज क्रॉस करते हैं। वाजिब बात है, इसमें बहुत बड़ा जो जहाज़ों का संख्या होगा वो एनर्जी के लिए होगा, चाहे वह कोल हो, चाहे वह लोहा हो, या वह तेल ईंधन हो, या गैस हो। और इसमें मैक्सिमम किसका होगा, चाइना का होगा। हाँ, इसमें बहुत बड़ा पार्ट ट्रेड वाला भी होगा, जिसमें कुछ वस्तुएं जाती हो, कुछ और भी जाता हो। लेकिन ये और भी माना जाता है 260 जहाजें तो प्रत्येक दिन गुजरता है। अब यदि भारत यहाँ पर खड़ा कर देता है तो सारे जहाज पर निगरानी करेगा। आपको पता होगा अभी हाल ही में 2 बार ऐसी घटनाएं हुई जब भारत मिसाइल टेस्ट कर रहा था, और उसी समय चीन ने अपने जासूसी जहाज़ों को एक्टिवेट कर दिया था पूरे हिंद महासागर में। एक बार तो श्रीलंका में लाकर खड़ा कर दिया था जब भारत मिसाइल टेस्ट करना चाह रहा था, यानी इसके द्वारा वह भारत के मारक क्षमता को पता लगाना चाहता था। इसके द्वारा वह भारत के रेडार सिस्टम को चेक करना चाहता था कि वो मुझे पकड़ पाएगा या नहीं।
या वो अपने रडार के द्वारा भारत की चीज़ों को शायद ट्रैप करना चाहता हो कि हम आगे चल करके उसको इंटरसेप्ट कर पाएंगे कि नहीं हिंद महासागर में। तो भारत ने भी कहा चलो बेटा तुमको हम बताते हैं, तुमको तेरे साथ तो हम वो करेंगे कि पूछो मत। तो भारत ने अब उसके नस को दबाना शुरू किया और अब वह पूरा छटपटा रहा है। इस बात को भी जान लीजिए, बहुत लोगों ने, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, आपको पता ही है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन कई जो होते हैं वो किसी देश से प्रभुत्व होते हैं। उन्होंने कहा कि भैया यहाँ पर दूसरा बना रहे हो तो पर्यावरण को नुकसान होगा, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जो है, जैव विविधता भर भर के वहाँ पर भरपूर भरा हुआ है अंडमान निकोबार में। इस पर हमारे पर्यावरण मंत्री जो हैं भूपेंद्र यादव, उन्होंने कहा कि कोई जैव विविधता को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, किसी प्रकार का पर्यावरणीय क्षति इसमें नहीं होगी, हम लोग सब कुछ को ध्यान में रख करके इसको बनाएंगे। ठीक है, आगे चलिए। यहां पर एक बात को भी आप समझ लीजिए, इसके साथ साथ भारत ने कुछ और भी कहा है। बाकायदा हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 2023 में गए थे INS बाज का निरीक्षण करने के लिए, जो 2012 में बना था। उसने कहा कि उस समय कहा गया कि इसका और विस्तार किया जाएगा। इसमें बाकायदा कहा गया कि इस बेस में जो अब विमानों की संख्या है उसको बढ़ाई जाएगी। डोनियर जो है उसको निगरानी के लिए वहाँ विमान रखे जाएंगे। C-30J जैसे परिवहन विमान और एयरबस C-295 विमान को सहायता प्रदान करने के लिए यहाँ पर सारे सर सामान रखा जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, INS बाज को और ज़्यादा विकसित करना है और उसको और ज़्यादा मॉडिफाइड करना है। यानी पहले वाले को और मॉडिफाइड करो और एक नया और बनाओ। ये सारी चीज़ें चीन को अब दिक्कत दे रही है। चीन की प्रतिक्रिया वाजिब है, अभी तक नहीं आई है, लेकिन चीन इस बात को जानता है कि भारत क्या सोच रहा है। दोनों एक दूसरे को काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निसंदेह एज अ भारतीय मुझे लगता है कि इस चीज़ का होना बहुत जरूरी था। क्योंकि आप कितना भी रिश्ता समझ लीजिए कि हमारा आज की तारीख में अमेरिका से कुछ रिलेशन खराब हो जाए, कुछ लोग बाकायदा विश्लेषक आते हैं और कहते हैं ट्रायंगुलर बन जाएगा रसिया, चाइना और इंडिया। सर सुन लीजिए, भारत रसिया के बीच संबंध तो अच्छे हैं, चीन और रसिया के बीच संबंध भी अच्छे हैं, लेकिन तीनों के बीच संबंध जब आप कलेक्टिवली देखते हैं तो अच्छे नहीं है, क्योंकि भारत और चीन के बीच बहुत सारे डिस्प्यूट हैं। और ये डिस्प्यूट कब लड़ाई का रूप ले लेगा कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डिस्प्यूट बहुत ही सेंसिटिव है। सबसे बड़ा डिस्प्यूट है बॉर्डर सिक्योरिटी और दूसरा है पाकिस्तान का चीन के द्वारा किया जाने वाला सपोर्ट। ठीक है, और आप ये भी जानते हैं कि चीन हमेशा भारत को, जो भारत चाहता है सिक्योरिटी काउंसिल में भारत एक परमानेंट मेंबर बने, उसका भी चीन हमेशा विरोध करता है। तो चीन की पॉलिसी हमेशा से भारत के प्रति नकारात्मक ही रही है। 62 के युद्ध के बाद से लगातार कभी न सुधरा है वो। इसलिए भारत भी जानता है कि युद्ध वास्तविक है, आने वाले समय में दोनों ओर से युद्ध लड़ना पड़ेगा। वैसे चीन, मैं बता देता हूँ आपको एक चीज़, आप ये भी जान लें, चीन को ये पता है कि भारत हो सकता आने वाले समय में उसको यहाँ पर इसको रोक ले, यानी इस वाले एरिया में अंडमान निकोबार में मलक्का स्ट्रीट से। इसलिए चीन ग्वादर में जो बंदरगाह बना रहा है यानी पाकिस्तान में, वह चाहता है, और जो POK से होकर जाएगा, इसलिए वो चाहता है कि यहाँ पर तुम मुझे घेरोगे तो मैं यहाँ से एनर्जी लेके चल जाऊँगा। इस ग्वादर बंदरगाह से POK से होते हुए मैं अपने प्रांत में घुस जाऊँगा, मैं तुम्हारे लैंड में कदम नहीं रखूँगा। वैसे ये सपना है और ये रास्ता इतना दुर्गम है कि यहाँ से यहाँ तक इसको ट्रैवल करके ले जाना और फिर यहाँ से पास करके चीन के मेनलैंड, क्योंकि यहाँ पर तिब्बत का पठार है, यहाँ पर आपको पता ही है ऊपर में पामीर है, यहाँ पर पामीर की ग्रंथि है ऊपर में, फिर ऊपर में उसका तानियान और न जाने कितने डेजर्ट हैं, गोबी डेजर्ट है। ये सब इतने एरिया खराब है कि यहाँ से ट्रैवल करके एनर्जी को वहाँ तक ले जा पाने में अभी 100, 150, 200 साल भी लग सकता है चीन को। इसलिए चीन को पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ भारत को घेरने के लिए और दबाव बनाने के लिए यहाँ पर वह इसका इस्तेमाल कर सकता है फिलहाल। बाकी एनर्जी के लिए चीन को पता है कि यही सबसे बड़ा जरूरी चीज़ है, और भारत ने उसकी नस को पकड़ लिया। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।